हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि इतने दिनों से अपन वेट कर रहे थे ग्रुप डी का, तो आज से फॉर्म्स जो है वो ऑनलाइन आ चुके हैं। नियर अबाउट 32,500 वैकेंसीज आई हुई है ग्रुप डी के लिए, रेलवेज के लिए। एक मेगा भर्ती ही मानी जाएंगी इसके लिए। तो सबके सभी लोग, जितने भी लोग हैं जो 12th पास है या 10th पास है, सारे के सारे लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा। पूरे कैटेगरी के लोग सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको छोड़ना मत, बिल्कुल भी मत छोड़ना। चलिए आते हैं। अब मैं जनरली आज के वीडियो में बात करने वाला हूं कि अपना जो ग्रुप डी का सिलेबस है, ठीक है, उसमें जो एग्जाम्स है वो 90 क्वेश्चंस, एग्जाम का ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट्स का है और 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक एग्जाम है, सिंगल लेवल एग्जाम है, बहुत बढ़िया एग्जाम रहेगा। तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा रहेगा। सारा खेल शॉर्ट ट्रिक्स का रहेगा और सारा खेल नॉलेज का रहने वाला है। ओके, नॉलेज और प्रैक्टिस, यही चीज आपको सामने लेके जाएंगे रेलवेज के फॉर्म में। तो मैं जनरली बात करना चाहूंगा जनरल इंटेलिजेंस के बारे में, जो सबसे ज्यादा वेटेज ले रहा है रेलवेज के मामले में। जनरल इंटेलिजेंस या आप जिसको बोलते हैं रीजनिंग बोलते हो, वहां पे वो आपके लिए दिख रहा है कितना, 30 मार्क्स का दिख रहा है। ओके, सो इसके अंदर का जो सिलेबस भी है, आप सिलेबस भी चेक कर लीजिए कि क्या क्या है चीज वहां पे। जैसे कि एनालॉजीज है, ठीक है ना। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, A is to B is in relation with C is to D, ठीक है ना। जैसे कि अपन क्वेश्चंस देखते हैं सारे के सारे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बोलता हूँ कि 5 is to 25 देन 6 is to what, ये वाला जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मेजॉरिटी बच्चे वहां पे आंसर 36 ही टिक करते हैं, जो आंसर गलत है, जो कि आंसर गलत है। फाइनल आंसर उसका कैन नॉट डिटरमाइन आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 36 भी आ सकता है या 30 भी आ सकता है, ये बात याद रखना। ओके, सो ये होता है आपका वाला एनालॉजी होता है। उसके बाद क्या चीज है, अल्फाबेट्स एंड नंबर सीरीज जो है, जो अगर आप एमपीएससी, यूपीएससी, सीसैट वगैरह या बैंकिंग इंडस्ट्री में आप हो तो उसमें एएमएस से टॉपिक आता है, अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज वाला। तो वैसा वाला एक अल्फाबेट्स है और नंबर सीरीज है। यहाँ पे मिसलेनियस सीरीज इस केस में आती नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ बैंकिंग लेवल्स में आता है। तो अल्फाबेट्स मतलब कि आपको ए से लेके जेड तक के एबीसीडी, आप एबीसीडी के ऊपर आप लोगों का कमांड होना बहुत जरूरत है। और नंबर सीरीज तो सब लोगों को पता ही है, मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी है। ओके, कोडिंग डिकोडिंग में आप लोगों को पता है, ये जनरल एनालिटिकल रीजनिंग जो पार्ट है उसका वाला पार्ट है। नेक्स्ट उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब होता है प्लस की जगह माइनस पुट करो, माइनस की जगह डिवाइड पुट करो। तो वो एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन रहता है रीजनिंग के अंदर में। बॉडमास वाला क्वेश्चन रहता है, वो बॉडमास वाला क्वेश्चन मतलब कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस रहता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में देखो गाइस कि रिलेशनशिप और सिलोजिज्म, यानी कि ये वेन डायग्राम भी देखो। ये तीनों टॉपिक को मैं एक जैसे मानूंगा वहां पे, हर सारा का सारा डायग्राम बेस्ड खेल है। सिलोजिज्म लेकिन अलग खेल है और वेन डायग्राम एक अलग खेल है, ये बात याद रखना। वेन डायग्राम में आपको जनरली डायग्राम्स दिए जाएंगे और एक ग्रुप दिया जाएगा, उससे डायग्राम पहचानना है। कुछ क्वेश्चंस लिए हुए मैंने कुछ टॉपिक के, इनमें से इसके बाद में जो भी आपको दिखने वाले हैं वो चेक कर लेना। कुछ शॉर्टकट्स आपको आज ही मिल जाएंगी वहां पे। अब डीआई जो है और डेटा सफिशिएंसी जो है, ये दो टॉपिक जो है ये हालांकि मैथ्स के टॉपिक्स माने जाते हैं, बट ये रीजनिंग में दिया जाता है रेलवेज के अंदर में। डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसे कि आप लोग बताओ बार ग्राफ्स होंगे वहां पे, या पाई चार्ट होंगे, या लाइन ग्राफ होगा। एक ग्राफ आएगा एक क्वेश्चन के लिए वहां पे, एक ही ग्राफ आता है वहां पे, बट सिंपल रहता है। अब कंक्लूजन्स और डिसीजन मेकिंग की मैं अगर बात करता हूं, या ये पार्ट बोलो या अजम्पशंस बोलो या स्टेटमेंट आर्गुमेंट बोलो, ये सारा खेल लॉजिकल वाला है। जो लॉजिकल रीजनिंग जो माना जाता है उसमें स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं, जैसे कि कोर्स ऑफ एक्शन चैप्टर है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट रहता है, उसके ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ता है। आर्गुमेंट की भी बात करते हैं वहां पे। फॉर एग्जांपल कि रिश्वत देना ये अच्छी बात है क्या, आर्गुमेंट दिए रहते नीचे में, यस अच्छी बात है, उससे काम जल्दी हो जाता है, नो रिश्वत देना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, वगैरह वगैरह, उसके लिए कुछ रीजन दिया रहेगा। तो फाइनल आंसर तो ऑब्वियसली बात है रिश्वत देना बुरी बात है, नो ही रहेगा उसके लिए। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स दिए रहते हैं आर्गुमेंट्स के लिए वहां पे। ओके, नेक्स्ट, और डिसीजन मेकिंग भी उसके अंदर ही रहेगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन या कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर में रहने वाला है। सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस के सबसे बेस्ट वर्ड मैं बोलूंगा ये क्लासिफिकेशन। एक तो सिमिलरिटी डिफरेंसेस आप लोगों को डायग्राम के फॉर्मेट में रहेंगे, या क्लासिफिकेशन मतलब के वर्ड्स के फॉर्मेट में रहते हैं, नॉन वर्बल और ये वर्बल वाला क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑड मैन आउट, क्लियरली बोल रहा हूं मैं, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑड मैन आउट, निकालना है अपने को, ज्यादा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद में आता है नेक्स्ट डायरेक्शंस। अब यहाँ पे और एक पार्ट नहीं आया हुआ है, रेलवे के ऑफिशियल्स इससे सिलेबस निकाला हुआ अपन ने, कि जो भी आपका एनालिटिकल रीजनिंग है, ठीक है ना, या डायरेक्शंस है या ब्लड रिलेशंस है, ठीक है ना, ये तीसरा टॉपिक भी इसमें ब्लड रिलेशन आने वाला है। तो ये चीजें जो है अपने को डायग्राम बनानी पड़ती है। एनालिटिकल रीजनिंग लोगों को नहीं समझता वो क्या होता है, तो जनरली बोल दूं मैं, एक पजल होता है, एक सिंपल सा पजल होता है, वो पजल को अपने को सॉल्व करना पड़ता है। वो फ्लोर बेस्ड पजल
हो, डेट वाइज पजल हो, या डे वाइज पजल हो, मंथ बेस्ड पजल हो, वॉट एवर इट मे बी, जो भी पजल होगा वो एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आता है। डायरेक्शन भी सब लोगों को पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से उसके बेस्ड के ऊपर कोई बंदा मूव करता है, लेफ्ट राइट टर्निंग्स लेता है वहां पे, या एंगल्स के टर्निंग लेता है, तो ऐसा वाला डायरेक्शन का ये क्वेश्चन रहने वाला है। सिलेबस जो है वो मेजॉरिटी मार्क्स जो है वो आपके लिए सिंपल मार्क्स रहने वाले हैं, मेजॉरिटी मार्क्स जो रहेंगे वो सिंपल रहेंगे। अब कुछ पिछले साल जो बोला था 2001 में जो ग्रुप डी का पेपर आया था, ठीक है ना, उसका वाला कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपने लिए हुए, पीवाईक्यूज लिए हुए। अब देखिए ये कैसे कैसे लेवल उसकी आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि स्टेटमेंट है, द हेडमिस्ट्रेस अनाउंस्ड फ्रॉम नाउ ऑन एवरी वेडनेसडे देयर विल बी अ स्टोरी टेलिंग सेशन आफ्टर द असेंबली। बच्चे पहले असेंबली को अटेंड करते थे जहां पे हम हमारा राष्ट्रगीत गाते थे, उसके बाद में कुछ सुविचार वगैरह कुछ बताया जाता था, या न्यूज हेडलाइंस पढ़ी जाती थी असेंबली के अंदर में। तो वैसे यहाँ पे अभी क्या बोला गया है कि जैसे असेंबली हो गई उसके बाद स्टोरी टेलिंग का एक सेशन रहेगा वहां पे, कि कोई टीचर है एक आपको स्टोरी बताने वाला है, ठीक है। अब ये देखने के बाद क्या सोच के इन लोगों ने ये डिसीजन लिया हुआ है, टॉपिक का नाम कौन सा है, अजम्पशन से। तो अजम्पशन जब आप बताते हो तो उसके लिए क्यों ये नहीं सोचने का, क्या सोच के सामने वाले ने ऐसा किया हुआ, अपने को ये बताना पड़ता है। ये डिसीजन जो लिया हुआ है हेडमिस्ट्रेस ने, तो वो क्या सोच के लिया हुआ है। पहला, टीचर वांट्स चिल्ड्रन टू रीड द स्टोरीज, ठीक है, कि उन लोगों को स्टोरी दी जाएगी और पढ़ने के लिए लगाया जाएगा, ठीक है। तो टीचर वांट देयर स्टूडेंट टू रीड द स्टोरीज। या दूसरा वाला देखो, टीचर वांट्स द चिल्ड्रन टू राइट देयर ओन स्टोरीज। बच्चों को बताने के लिए ऐसा कुछ भी बताया गया नहीं है कि आप अपनी स्टोरी बनाओ और बताओ करके वहां पे, ऐसा नहीं है। सीधे सीधे बात है कि स्टोरी टेलिंग सेशन की टीचर जो भी स्टोरी बताएगा या जो भी कुछ होगा वो स्टूडेंट लोगों ने रीड करना चाहिए या सुनना चाहिए, एक्चुअली सुनने की बात चाहिए थी वहां पे। तो इससे अपने को ये पहला वाला अजम्पशन ही जो दिख रहा है वो राइट दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लेटर सीरीज, जो मैंने आपको बोला था ना अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज, जिसमें से अल्फाबेट और नंबर सीरीज आती है, उसमें से ये एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब जैसे कि ये नंबर है, आपके सामने ना एबीसीडी रहने वाली है, आप एबीसीडी का भी रेफरेंस ले सकते हो या आप लोग नंबर्स का भी रेफरेंस ले सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप नंबर का रेफरेंस लोगे तो बहुत अच्छी बात है। हम हमारे बच्चों को ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, डी का नंबर 4, ये सारे के सारे नंबर जो है वो हम लर्न करवाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये जो क्वेश्चन है आपका वाला, पहला क्वेश्चन है बी है, उसके बाद एफ है, उसके बाद आई एम पी टी क्वेश्चन मार्क। हम बच्चों को एक्चुअली नंबर लर्न करवाते हैं, जैसे कि बी का नंबर कितना है, 2 है, एफ का नंबर 6, आई का नंबर 9, एम का नंबर 13, पी का नंबर 16, और T20 के क्रिकेट मैचेस होते हैं, ये तो नंबर आपको लर्न ही है। तो इससे जल्दी आंसर आ जाता है कि मुझे बताओ कि 2 में क्या ऐड करोगे तो आपको 6 मिलने वाला है, 4 ऐड करने वाले, 6 में 9 अपाने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 3, फिर 9 से 13 प्लस 4, यहाँ पे क्या होगा प्लस 3। अब इसमें भी सीरीज में भी लॉजिक में सीरीज मिलता है, इसलिए इसको सीरीज कहा जाता है। तो लॉजिक तो सबको समझ में आ चुका होगा, +4 + 3 +4 + 3, यहाँ पे भी देखना +4 किया हुआ है तो 20 + 3 करेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या आएगा 23, और 23 पे कौन आता है, W आता है। तो फर्स्ट वन विल बी आवर आंसर। वहां पे कुछ नहीं होता है गाइज, बस आपको जो बोला गया ना वो सारे की सारी चीजें लर्न करना पड़ता है। अगर इतनी भी चीज आप लोगों ने किया ना तो पेपर आराम से निकल सकता है। नेक्स्ट वाला, अब ये चीज जो है ये वेन डायग्राम का कंसेप्ट माना जाता है। स्लोजम अलग है, वेन डायग्राम अलग है। यहाँ पे चीज बोली क्या गई है कि आपको 3 क्लासेस दिए हुए, पेन दिया हुआ है, कंप्यूटर दिया हुआ है और पेपर दिया हुआ है। इन लोगों का किसी से कुछ रिलेशनशिप है क्या, या इनमें कुछ कॉमन फैक्टर है क्या, वो चेक करने का। अगर तीनों भी सेट जो है वो अलग अलग है, तीनों भी क्लासेस जो है अलग अलग दिए हुए हैं, अलग अलग है, इसका मतलब है यहाँ पे ये वाला डायग्राम आने वाला है। पेन और कंप्यूटर का कोई कॉमन चीज नहीं होता है, और कंप्यूटर पेपर का भी कुछ कॉमन चीज नहीं होती है। तो तुरंत समझ में आ रहा है कि वो तीनों के तीनों ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स माने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा विल बी आवर आंसर। सिंपल सी बात है, ग्रुप के ऊपर सोचो। अब यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज भी है और नंबर सीरीज भी है, आप जिसको देखना चाहते हो उसको पहले देख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट सारे ऑप्शंस का देखता हूं, मैं ऑप्शन देखता हूं पहले, ऐसी चीजों में आपको समझ में आता है कि आंसर किस चीज से निकालना है। लास्ट वाले को तो देखो मत, क्योंकि लास्ट सब जगह पे 18 18 18 दिया हुआ है। एक तो बीच वाले को देखो और फ्रंट वाले को देखो, इनमें से आंसर आने वाला है। तो सबसे पहले मैं बीच वाले को देखना चाहूंगा कि पहले बीच में यहाँ पे L दिया हुआ है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है, M दिया हुआ है। L के बाद क्या आता है, M आता है। M के बाद कौन आता है, N आता है। N के बाद कौन आता है, O के बाद कौन आता है, P। ये देखो यहाँ पे P है, यानी कि P के बाद आपको क्या छोड़ना पड़ेगा, Q, और उसके बाद क्या आएगा वहां पे R, यानी कि R वाला आंसर रहने वाला है। तो एक तो ये आंसर है, नहीं तो ये आंसर है।
दो ऑप्शन को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, रेलवेज के बोलो या फिर सीसैट बोलो या फिर एमपीएससी जो भी आपको देना एग्जाम उसके लिए बोलो या एसएससी बोलो, ऑप्शंस एलिमिनेट करना बहुत जरूरी होता है। अब उसके बाद में ये देखो, ये 3 है, ये 3 का 9, क्या सोचा आपने, 3 का 9 ट्रिपल है, ठीक है। तो 9 का ट्रिपल कितना होता है, 27 होता है, और 27 3 सा क्या 80 होता है क्या, बिल्कुल नहीं, यानी कि फाइनल आंसर क्या रहेगा आपका वाला, ऑप्शन नंबर चौथा। कोई ये भी सोच सकता है कि सर ये 3 का पावर 1 है, ये 3 का पावर 2 है, ये 3 का पावर 3 है, ये 3 का पावर 4 है, हाँ ये भी चलेगा, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपके आंसर से लेना देना है, सही आंसर निकालना सीखो, बस लॉजिक लगाना सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वहां पे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, वहां पे दिया हुआ है। आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे इनमें से कौन सी डायग्राम आने वाली है। तो जब मैं इस डायग्राम को देख रहा हूं और इस डायग्राम को देख रहा हूं, तो ये क्या चीज दिख रही है मुझे, ये पूरा का पूरा जो है वो मिरर इमेज दिख रहा है, ठीक है ना, कि ऐसा पेन है तो ये ऐसा हो गया, इट इज नथिंग बट अ मिरर इमेज। मिरर इमेज के लिए मैं हर बार शॉर्ट ट्रिक बोलते रहता हूँ कि जस्ट ऐसा वाला है तो वो ऐसा हो रहा है तो दैट विल बी इट्स मिरर इमेज, और ऐसी चीज को ऐसा कर दो तो वो हो जाता है उसका वाला वाटर इमेज हो जाता है। तो यहाँ पे भी अपना सेम चीज अगर मैं मिरर यहाँ रख देता हूँ तो ये अगर ऐसे है तो उसका वाटर इमेज जो मिरर इमेज जो है वो क्या बनने वाला है, वो इस तरीके से बनने वाला है। और ऐसा वाला डायग्राम जो है वो एक ही डायग्राम दिख रहा है, और वो कौन सा दिख रहा है, डी वाला मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 वाला दिख रहा है। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये सिंगल वाला तो होने नहीं वाला है, प्लस जो दो सर्कल से वो पास वाले से दूर वाला भी नहीं होने वाला। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट रहे आपके एलिमिनेशन मेथड से। इसका आंसर होगा सीधा मिरर इमेज, वो लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगली चीज है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, काउंटिंग फिगर्स दिया हुआ है। मैं हमेशा जब भी चैप्टर बच्चों को पढ़ाता हूँ काउंटिंग फिगर्स की बात करते हैं कि अगर मैं ऐसा ट्राइंगल लेता हूँ, ये ट्राइंगल भी आया हुआ है पेपर के अंदर में, कि अगर यहाँ पे 5 अगर कॉर्नर्स है, अगर कॉर्नर्स उसके वाले 5 है तो इसका डबल कर देने का 10 ट्राइंगल्स होते हैं, वहां पे टोटल ट्रायंगल 10 होते हैं। यहां ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये डायग्राम जो है ये ऐसी रहती थी तो ही अपन वो शॉर्ट ट्रिक लगा सकते थे, 6 का 12 होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इस अकेले के कारण, क्योंकि छोटे जो है वो 6 ट्रायंगल्स बन रहे हैं वहां पे, 6 ट्रायंगल्स स्मॉल वाले, और बड़ा ट्रायंगल जो है ये ऐसा भी बड़ा ट्रायंगल बन सकता था, ऐसा भी बन सकता था वहां पे, लेकिन राइट नाउ बड़ा ट्रायंगल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये एक ही बड़ा ट्रायंगल बन रहा है वहां पे, यानी कि 6 + 1 7 ट्रायंगल ही बनने वाले हैं उस केसेस में। सिंपल सी चीज है। एक गलती किसके कारण हुई, वो उसके कारण हुई है और कुछ भी नहीं है। सेम रहता तो अपनी शॉर्ट ट्रिक काम में आ जाती थी। ठीक है, अभी के लिए इसके लिए आंसर होगा इसका वाला 7। जनरल जो ट्रायंगल देख रहे हैं वो काउंट करो, बात खत्म करो। ये है एनालॉजी। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने वहां पे कि एनालॉजी में अपने को आंसर टिक करने के पीछे भागो मत, पहले इन दोनों के बारे में आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा कि 16 है और 56 है। 16 का पहले टेबल चेक करने का, कि जब कभी भी मैं सोचता हूं कि 16 3 48 है, लेकिन 48 से अपने को जाना है 56 के ऊपर, कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, +8 ऐड करना पड़ता है। अब वो 8 ऐड क्यों किया ना, वो चीज के ऊपर बाद में सोचना पड़ेगा आपको, कि जैसे कि यहाँ पे 32। एक बात बताओ, 32 का ट्रिपल कितना होता है, सब लोगों को पता है 96। और अगर मैं 96 में सिर्फ और सिर्फ +8 ऐड करता हूं, ठीक है, तो आंसर मेरा देखियो यहाँ पे 96 में 8 ऐड किए, एक भी आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, छोड़ दो फिर इस चीज को। अब मुझे बताओ कि 8 आया कहां से, 8 का रिलेशन क्या है इन दोनों के साथ में। तो पहली चीज तो अपन सोच सकते हैं कि 16 का आधा होता है 8। ठीक है, 16 का आधा होता है 8, तो वैसे 32 का आधा कितना होने वाला है, 16 होने वाला है। तो 16 अगर मैं ऐड करता हूं 96 में, तो 96 + 16 कितना हो रहा है अपने यहाँ पे 112। क्या वो ऑप्शन है क्या? अगर वो ऑप्शन दिख रहा है तो आप लोगों ने सही सोचा, नहीं तो फिर अपने को और कुछ तो भी सोचना पड़ता था। लॉजिक ऐसा ही रहता है, जो ऐड हो रहा है आखिरी में डिफरेंस जो है वो डिफरेंस इन दोनों से कुछ ना कुछ तो भी रिलेटेड रहेगा, हमेशा रहेगा, ये बात याद रखना, उसके अलावा चारा नहीं है। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ये चैप्टर का नाम है ड्राइंग इन्फरेंस या स्टेटमेंट कंक्लूजन करके। ठीक है, अब इससे आपको क्या कंक्लूजन समझ में आ रहा है वो बताना पड़ता है। शॉर्ट ट्रिक के लिए मैं इतना बता दूं, इस चैप्टर के लिए स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो और उसका मीनिंग निकालो। इस चैप्टर में जनरली इंग्लिश काम करेगा, रीजनिंग नहीं, इंग्लिश काम करेगा। ही इज अ हेल्थ कॉन्शियस, ही वॉक्स 4 किलोमीटर्स एवरी डे and consumes
ओनली हेल्दी फूड, ये ओनली वर्ड के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस किया गया है। ओनली वर्ड के ऊपर मैं रीजनिंग में बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। ओनली, वन एंड ओनली, मस्ट, ऑलवेज, ऐसी चीजों के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है स्टेटमेंट के अंदर में। ओके, अब पहली चीज तो ये है कि वो ओनली हेल्दी फूड खाता है, तो ये वाला पार्ट तो सही हो जाएगा कि डज नॉट ईट जंक फूड, क्योंकि जंक फूड जो है वो हेल्दी फूड्स के इसमें नहीं आता है। दैट मीन्स ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एंड ऑन वीकेंड्स ही वॉक मोर देन 4 किलोमीटर। एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी मैं लॉजिकल बताता हूं बच्चों को, तो जो स्टेटमेंट बोलता है वो 100% सही होता है, उससे और कोई दूसरा लॉजिक नहीं निकालने का आप लोगों ने। जो स्टेटमेंट बोल रहा है ना, ही वॉक्स 4 किलोमीटर एवरी डे, ईच डे की बात चालू है ना, तो आप सिर्फ वीकेंड के लिए कैसे क्या बोल रहे हो वहां पे कि ऑन वीकेंड्स ही वॉक मोर देन 4 डेज, नहीं, वो डेली 4 किलोमीटर चलता है, मतलब 4 किलोमीटर चलता है। कभी कभार सर 4 के ज्यादा भी हो सकता है, कभी 4 से कम भी हो सकता है, अपन ने खुद से इमेजिन नहीं करने का। अगर स्टेटमेंट ने बोला है ना कि सूरज पश्चिम में उगता है तो उगता है, बात खत्म है, मान लेने की वो वाली बात। स्टेटमेंट को भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना, स्टेटमेंट हमेशा ट्रूथ ही बताता है। और एक स्टेटमेंट आया हुआ है, पेरेंट्स आर रेडी टू पे हाई फीस फॉर गुड एजुकेशन, और आजकल कर भी रहे हैं सभी पेरेंट्स जो भी है वो, ठीक है ना, वो हाई फीस, आजकल के स्कूल की फीस देखिए 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए हो चुके हैं वहां पे, तो पेरेंट्स आर रेडी टू पे बोला हुआ है, ये बात याद रखना, दे आर रेडी टू पे फॉर गुड एजुकेशन। ठीक है, तो उससे आपको क्या समझ में आता है? पहला पार्ट, पेरेंट्स वांट टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। अभी राइट ना उनको पैसा खर्चा करना है ऐसे सोच रहे क्या पेरेंट्स? नहीं, नेगेटिव चीज कभी भी नहीं सोचने का। पेरेंट ऑब्वियसली बात है, क्लियरली दिया हुआ है फॉर द गुड एजुकेशन, दैट मीन्स पेरेंट्स वांट टू प्रोवाइड द गुड एजुकेशन, पहला वाला पार्ट तो सही है। नेक्स्ट, गुड एजुकेशन कैन ओनली बी प्रोवाइडेड एट अ हाई फीस, ये चीज गलत है। ठीक है, सिर्फ ज्यादा पैसा दो तो ही गुड एजुकेशन मिलता है, कभी कोई ज्यादा पैसा देने के बावजूद भी कुछ अच्छी चीज नहीं मिलती है, ऐसा एक्सपीरियंस आपको भी आया होगा। ठीक है, सो यही चीज है, इसका आंसर होगा ओनली वन। इन दोनों भी क्वेश्चंस के ऑप्शंस जो है वो जैसे सिलोजिज्म या इनइक्वालिटी में होते हैं ना, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, ईदर और, नीदर नॉर, ये होते हैं। तो राइट नाउ इसका आंसर होगा ओनली वन, कंक्लूजन। सिलोजिज्म में भी वही होता है ना, स्टेटमेंट होते हैं, कंक्लूजन होते हैं, इनइक्वालिटी में भी स्टेटमेंट होते हैं, कंक्लूजन होते हैं, ये भी सब लॉजिकल का ही पार्ट है। तो इसका आंसर होगा ओनली वन। अब क्वेश्चन आया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग में क्या दिया हुआ है कि लीट का कोड है ऐसा, तो मैं आपके लिए एक के नीचे एक लिखता हूं, वहां पे ये 12, ये 9 और ये 20, मैंने थोड़ा सा स्पेस दे दिया बीच में, तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि एल का नंबर है 12, आई का नंबर है 9 और T20 है, थोड़ी देर पहले बोला था क्रिकेट के मैचेस होते हैं T20, तो ये जस्ट जनरली जो ABCD के सीरियल नंबर दिए हुए, ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, उसके नंबर यूज किए गए हैं। तब कभी कभार इसमें अपोजिट नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, ए का नंबर 26, बी का नंबर 25, राइट से अगर नंबर दे रहे हैं तो वो भी नंबर यूज किया जा सकता है, ठीक है ना, दे सकते हैं वहां पे। तो यहाँ सीरियल नंबर के हिसाब से दिया हुआ है, यानी कि दैट का कोड अपने को निकालना है। अब दैट में पहला और आखिरी वाला वर्ड टी है, मतलब पहला वाला ऑप्शन 20 है और लास्ट वाला ऑप्शन 20 है, और सेकंड वाला लेटर कौन सा वहां पे? एच है। एच का कोड क्या होता है? सेकंड लेटर 8। मैंने सेकंड लेटर को देखा, मेरे को 8 दिखा, मैंने वो टिक कर दिया। मैं बाकी कुछ नहीं सोचूंगा अभी, क्योंकि डिफरेंस वही पेज था ना सेकंड लेटर के लिए, बाकी तो हर जगह 20 20 20 दिया हुआ है वहां पे। ओके, सो मेरा ध्यान गया टी के ऊपर और मैंने टिक कर दिया। ए का भी नंबर देखो वहां पे 111 है, वो तो अभी दिखा मुझे, बट स्टिल पहले मैंने एच से ही इसका आंसर निकाल लिया है। अगला वाला, फॉग इज रिटन एज दिस, देन hen will be written as what। तो सबसे पहली चीज तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले फॉग लिखना और उसके नीचे में ENF लिख देना। ठीक है, आप ऐसा करोगे ना तो जल्दी लॉजिक समझ में आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉजिक कुछ भी हो सकता है, ये लेटर कोडिंग है, इसका लॉजिक ऐसा भी हो सकता है सीरियली, या क्रॉस में भी हो सकता है, या प्लस माइनस करने के बाद में भी कुछ हो सकता है, वहां पे वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एफ का नंबर 6 होता है और ई का नंबर 5 होता है, यानी कि 6 में से -1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। उसके बाद ओ का नंबर होता है 15, एन का नंबर 14 होता है, तो यहाँ पे भी आया -1। जी का नंबर होता है आपका वाला 7 और एफ का नंबर होता है 6, यहाँ पे भी क्या आएगा? -1। यानी कि एक तो -1 बोलो या प्रीसीडिंग बोलो, प्री मतलब के पहले वाला, बी के पहले ए, डी के पहले सी, ऐसे वाली चीजें भी यूज हो सकती है वहां पे लॉजिक में। अब बीच में जो है वो कुछ भी हो सकता है, -1 -1 या +1 +1 +1 या +1 -1 +1 -1 +4 -2 +4 -2 +6 +5 +4 +3 +1 +2 +3 +4, कुछ भी लॉजिक हो सकता है। और जो लॉजिक यहाँ अप्लाई हो रहा है वही लॉजिक अपने को वहां पे भी अप्लाई करना है, यानी कि हेन जो है, हेन का कोड अपने को निकालना है। मैं हमेशा आपको बोल रहा हूं ना कि मेरा ध्यान जनरली ऑप्शंस के ऊपर जाता है, ऑप्शन के ऊपर जाना ही चाहिए वहां पे, कि ये जो एन है, एन के
पहले क्या आता है वहां पे, एम आता है, और एम एक ही जगह पे मैंने टिक कर दिया। जरूरी नहीं है कि हमेशा मैं तीसरा ऑप्शन चेक करता हूं, वहां पे जो डिफरेंट ऑप्शन है ना मैं वो चेक करते रहो। अब जैसे कि मेरी नजर गई यहाँ पे 3 जगह जी है और 1 जगह डी है, मैं पहले से भी आंसर निकाल सकता था, लेकिन एच के पहले जी आता है वो मुझे पता ही था। नेक्स्ट वाला उसके बाद में क्या आया, ई के पहले क्या क्या आता है, डी आता है, 2 जगह डी था, तो मैंने सीधा सीधा तीसरा वाला देखा और खेल लिया वहां पे, क्योंकि 2 ऑप्शन एक जगह जैसे है, बाकी एम डी है, इन दोनों में से एक आंसर मुझे समझ में आ गया था। तो एन के पहले क्या आता है, एम, तो एम वाला मैंने टिक कर दिया है। या आप पूरा सॉल्व करो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड मैन आउट। अब जब डायग्राम में ऑड मैन आउट निकालना है, वर्ड्स में ऑड मैन आउट निकालते हैं तो अपन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, और जब डायग्राम में अपन ऑड मैन आउट निकालते हैं तो मेजोरिटीली डायग्राम में कुछ चीजें होती है जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। मेजोरिटीली क्वेश्चन जो है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के ऊपर खत्म हो जाते हैं, नॉन वर्बल के, ऑड मैन आउट के। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये एरो हेड्स को देखो, ये ऐसा है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर इसको ऐसा कर दिया, ठीक है ना, वो मत देखना वहां पे, डायग्राम को घुमाओ मत आप, ठीक है ना। स्पेशल ओरिएंटेशन यहाँ पे कोई भी सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है, सिलेबस में नहीं है वो सब वाला। लेकिन ये चीज देखो, ये भी क्लॉकवाइज है, लेकिन ये वाला चीज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला चीज क्या है, क्लॉकवाइज है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, तीसरा वाला होने वाला है। ये बात याद रखना। या बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर इसको मैंने ऐसा कर दिया तो ये मिला मुझे, फिर इसको मैंने ऐसा करना चाहिए था वो मिलेगा, लेकिन ऐसा करेगा तो ये नहीं मिल सकता। इसके कैसे भी इसको घुमाओ तो ये वाला डायग्राम तो आने नहीं वाला है, चलो मान लेते हैं वो भी लॉजिक सही लग जाएगा और उसका भी आंसर तीसरा ही आने वाला है। बट स्टिल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखा करो, कोई भी डायग्राम में कुछ अलग अलग भी आ सकते हैं। कभी कभी ना यहाँ रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है, प्लस आता है, माइनस आता है, यहाँ पे ट्रायंगल आता है, तो वो पोजीशंस इधर उधर घूमते हैं। तो किसी एक या 2 डायग्राम की पोजीशन को आप चेक करते रहना, वो कैसे मूव हो रहा है, क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, इधर कहीं अपोजिट जा रहा है क्या, अपोजिट जा रहा है क्या, तो ऐसी चीजें सॉल्व करते रहो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से। शायद ये वाला अपना लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसी लेवल रहती है ग्रुप डी के क्वेश्चंस के, जो पिछले साल के जो अपन ने पेपर देखा हुआ वो वाला पूरा PYQ है, ऑनलाइन आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, यही सारे के सारे क्वेश्चन मिलने वाले, और ऐसे सारे क्वेश्चंस को आप चेक कर लीजिए, चाहे जनरल साइंस हो, मैथ्स हो, ठीक है, या GA करंट अफेयर्स हो, या रीजनिंग हो। चलिए क्लास, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।